हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। अपन बात कर रहे थे पैसिव सर्किट एलिमेंट्स की, जिसके अंदर अपन ने कल इंडक्टर की बात की थी। इंडक्टर की अपन ने आईवी रिलेशनशिप पढ़ लिया था और इंडक्टर कितनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है वो सारी बातें अपन ने कल की थी। आज अपन इंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जाके अपन पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, उसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। तो अपन इंडक्टर की सारी प्रॉपर्टी को एक एक करके बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज हेडिंग डालनी है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंडक्टर की क्या इंडक्टर किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उनकी बात आज अपन करने वाले हैं। कल अपन ने पढ़ा था किसी भी इंडक्टर का आईवी रिलेशनशिप पढ़ा था। आईवी रिलेशनशिप अपन ने पढ़ा था V इक्वल टू L DI अपॉन DT। ये कोई इंडक्टर है, मान लो ये कोई इंडक्टर है जिसके इंडक्टेंस की वैल्यू V है और इसके अक्रॉस आप एज्यूम कर लो पोटेंशियल V है और इसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है। और कोई भी पैसिव एलिमेंट है तो उसके अंदर I अपन हमेशा पॉजिटिव पोलरिटी से ही एंटर करते हैं। इसको बोला जाता है पैसिव साइन कन्वेंशन बोला जाता है। हमेशा पोलरिटी, ये वोल्टेज होता है ना, इसकी पॉजिटिव पोलरिटी से ही एंटर करवाते हैं, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो। तीनों एलिमेंट का आईवी शो करते हैं। तो V की पॉजिटिव पोलरिटी से ही करंट हमेशा एंटर होती है। और अपन को आईवी रिलेशनशिप अपन ने कल पढ़ा था, किसी भी इंडक्टर के लिए ये आईवी रिलेशनशिप होता है और इसको भी बोला जाता है ओम्स लॉ फॉर ए इंडक्टर। तो आप मेरे को बताओ, अगर किसी इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, अगर I की वैल्यू एक कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, अगर I की वैल्यू एक कांस्टेंट हो जाए तो मेरे को बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा। अगर I कांस्टेंट का मतलब I इज नॉट ए फंक्शन ऑफ t, I t का फंक्शन नहीं है, I क्या है, कांस्टेंट है। जब एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को, 0। तो इस केस में अपन का V की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। और V की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, V इक्वल टू 0 का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो इसका मतलब I इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, DC। जब I t का फंक्शन नहीं है मतलब अपन यहाँ DC सोर्सेज यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, DC सोर्सेज। तो है ना, अपन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहेगी फॉर DC सोर्सेज के लिए इंडक्टर को आप क्या कर दो, फॉर DC सोर्सेज इंडक्टर एक्ट्स एज एन शॉर्ट सर्किट। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मान लो कोई इंडक्टर है, उससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। ये टाइम का फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। आई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मतलब आपको है वो एक डीसी सोर्स है। मान लो एक करंट का डीसी सोर्स लगा हुआ है इसके अक्रॉस। अगर कोई डीसी सोर्स लगा है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अपन ने कल बात की थी वोल्टेज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो डीसी सोर्सेज के लिए अपन इंडक्टर को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को अपन कैसे समझते हैं, देखो मान लो यहां पर एक कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 2 वोल्ट, यहां पर एक मान लो लगा हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पर एक लगा हुआ है 4 ओम का रेजिस्टेंस। ये मान लो मेरा एक इंडक्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 1 हेनरी, इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू है। और इसके आगे एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, 4 ओम का रेजिस्टेंस। आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, इससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी करंट की वैल्यू। तो पहले इस नेटवर्क को देखो, इस नेटवर्क के अंदर जो भी सोर्सेस लगे हुए हैं उनको देखना है। तो मैंने देखा ये एक वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज सोर्स कैसा वोल्टेज सोर्स है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, डीसी वोल्टेज सोर्स। जितने भी इसमें तो मैंने एक ही सोर्स लगाया, और अगर 4-5 सोर्स लगे हुए हैं तो सभी को देखना। अगर सभी कांस्टेंट अर्थात डीसी सोर्सेस है, चाहे वो करंट का हो चाहे वोल्टेज का हो, इस केस में आपको क्या कर देना है, इंडक्टर को हटा के उसकी जगह आपको शॉर्ट सर्किट लिख देना है। अब आपको नेटवर्क को सोल्व करना है। क्या करना है, नेटवर्क को, अगर आपको सर्किट के अंदर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्सेस दिखे और
ओनली है ना डीसी सोर्सेस लगे हुए मिले और आपको कोई इंडक्टर दिखे तो उस सर्किट में आप इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर एक कंडीशन लगती है कि सर्किट में क्या नहीं होना चाहिए? स्विच नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर स्विच प्रेजेंट हुआ तो वो अपना ट्रांजिएंट का केस बनेगा। किसका केस बनेगा? ट्रांजिएंट का केस बनेगा। और ट्रांजिएंट में दो टाइम पीरियड होता है, एक होता है ट्रांजिएंट पीरियड, एक होता है स्टेडी स्टेट पीरियड। अपन ये कहते हैं, ये प्रॉपर्टी अगर पूरी डिटेल से मैं अगर ऐसे बोलूं तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन में? स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर फॉर डीसी सोर्सेस, एक डीसी नेटवर्क के अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन में अपन इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क में स्विच प्रेजेंट नहीं है ना, तो अपन ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि वो नेटवर्क स्टेडी स्टेट में ही है। अगर नेटवर्क में स्विच लगा हुआ नहीं मिले तो आप उस नेटवर्क को ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये नेटवर्क स्टेडी स्टेट के अंदर ही है। और अगर आपको स्विच मिल जाए तो इसका मतलब वो नेटवर्क में ट्रांजिएंट पीरियड भी होगा और स्टेडी स्टेट पीरियड भी होगा। वो अपन आगे जाके बात करेंगे ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट पीरियड में कभी भी इंडक्टर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। स्टेडी स्टेट पीरियड में फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट पीरियड, कौन सा पीरियड? स्टेडी स्टेट पीरियड के अंदर इसको अपन शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। आगे जाके अपन बात करेंगे ट्रांजिएंट की। किसकी बात करेंगे? इस ट्रांजिएंट के अंदर दो तरीके के पीरियड होते हैं जो आगे जाके अपन करेंगे बात। एक होता है ट्रांजिएंट पीरियड और फिर कुछ समय बाद ऑलमोस्ट 5 टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी स्विच का अपन एक्शन करेंगे उसके 5 टाइम कांस्टेंट। ये क्या है? सर्किट का टाइम कांस्टेंट है। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद अपन को क्या मिलेगी? स्टेडी स्टेट पीरियड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्टेडी स्टेट पीरियड। अगर मैं आप ग्राफ खींचू ना तो मान लो मैंने स्विच t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया, मान लो ऐसा कुछ। आगे जाके अपन बहुत डिटेल से बात करेंगे लेकिन अभी आपको समझा रहा हूं। t इक्वल टू 0 पे मैंने स्विच क्लोज किया तो ये मान लो t इक्वल टू 0। और मान लो जिस सर्किट में स्विच लगा हो उसका मान लो टाइम कांस्टेंट है 5 टो, मान लो टो उसका टाइम कांस्टेंट है। तो सबसे पहले 5 टो, कितना? 5 टो के इक्वल ये टाइम पीरियड तो कहलाएगा ट्रांजिएंट पीरियड। क्या कहलाएगा? ये पीरियड कहलाएगा ट्रांजिएंट पीरियड। और फिर अपना आएगा स्टेडी स्टेट पीरियड, इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट पीरियड। तो क्या होगा इस पीरियड में? नहीं, आगे वाले पीरियड में फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट पीरियड। स्टेडी स्टेट पीरियड में फॉर डीसी सोर्सेस इंडक्टर एक्ट्स एज एन शॉर्ट सर्किट। लेकिन जब आपको किसी क्वेश्चन के अंदर किसी मान लो कुछ भी दे दे, मान लो एक आपको करंट सोर्स दे दिया 2 एम्पियर का, एक ऐसे रेजिस्टेंस दे दिया 1 ओम, फिर आपको मान लो एक वोल्टेज सोर्स दे दिया 2 वोल्ट, फिर आपको एक इंडक्टर दे देगा 1 हेनरी, फिर आपको एक रजिस्टर दे दिया 1 ओम और इसके अंदर आपको मान लो करंट की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? इसके अंदर करंट की वैल्यू। तो अब देखो पहली चीज बताओ, इस नेटवर्क में कहीं भी आपको स्विच दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो आपको इस नेटवर्क में स्विच नहीं है। इसका मतलब ये नेटवर्क किस में है? ये नेटवर्क स्टेडी स्टेट पीरियड में ही है। ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ये नेटवर्क किस में है? मान लो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि नेटवर्क t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे बना था। अब जब मेरे सामने आ रहा है नेटवर्क उस टाइम में स्टेडी स्टेट पीरियड में ही है। मैं ऐसे एज्यूम करके चलूंगा कि नेटवर्क कौन सी पीरियड में है? स्टेडी स्टेट पीरियड में। और मैं अब है ना सोर्सेस के देखूंगा। ये सोर्सेस कैसा सोर्स है? डीसी सोर्स है। ये भी कैसा है? डीसी सोर्सेस है। 4 डीसी सोर्सेस। कैसे सोर्सेस के लिए? डीसी सोर्सेस के लिए। किस कंडीशन में? स्टेडी स्टेट कंडीशन में। इंडक्टर को अपन क्या कर सकते हैं? इंडक्टर को अपन शॉर्ट सर्किट करके सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता चल गई होगी कि 4 डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अगर स्विच अगर सर्किट में प्रेजेंट नहीं है
तो अपन एज्यूम करेंगे चलेंगे कि ये सर्किट स्टेडी स्टेट के अंदर ही है। लेकिन अगर स्विच प्रेजेंट होगा तो वो ट्रांजिएंट का केस बनेगा, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड भी आएगा, स्टेडी स्टेट पीरियड भी आएगा। ट्रांजिएंट पीरियड में कभी भी इंडक्टर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, चाहे डीसी सोर्स प्रेजेंट हो तब भी नहीं होता है। डीसी सोर्सेज प्रेजेंट हो और सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन में हो तभी अपन उसको शॉर्ट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अपने पढ़ा था फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर एक्ट्स एज एन शॉर्ट सर्किट। लेकिन उस नेटवर्क के अंदर स्विच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सारे के सारे जो भी सोर्सेस लगा हो, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, वो है ना कैसे होने चाहिए, डीसी सोर्सेस होने चाहिए, जब आप इंडक्टर को शॉर्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को आप नोट करो, क्या लिखा हुआ है, फॉर डीसी सोर्सेज क्या होना चाहिए, डीसी सोर्सेज। सेकंड, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, अगर नेटवर्क के अंदर स्विच प्रेजेंट नहीं है, ओनली डीसी सोर्सेस हैं, तो अपन उस नेटवर्क को स्टेडी स्टेट में ही मान के चलेंगे। किस में मान के चलेंगे, स्टेडी स्टेट में। और ट्रांजिएंट में हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट पीरियड कब होता है, स्टेडी स्टेट पीरियड कब होगा, जब ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा, स्टेडी स्टेट पीरियड स्टार्ट होगा, उस टाइम अपन उसको शॉर्ट करेंगे। ट्रांजिएंट पीरियड में कभी भी, चाहे डीसी सोर्सेस लगे हुए हैं नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क ट्रांजिएंट पीरियड के अंदर है, तो अपन इंडक्टर को शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क स्टेडी स्टेट पीरियड में होगा तभी शॉर्ट कर सकते हैं। ये बात अपन आगे जाके ट्रांजिएंट में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या रखना है, अगर नेटवर्क में स्विच नहीं है तो आपको ऐसे एज्यूम कर लो कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में है और इंडक्टर को शॉर्ट कर दो। तो आई होप ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा था, इंडक्टर क्या नहीं करता है, इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंडक्टर कभी भी क्या क्या नहीं करता है, करंट में सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, किसी भी इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस क्या करता है, उस इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट के सडन चेंज का अपोज करते हैं, वो उसके सडन चेंज को क्या करती हैं, रोकती हैं। कैसे, मैंने कल एक इक्वेशन बताई थी इंडक्टर की, अपन ने पढ़ा था IV रिलेशनशिप। किसी भी टाइम अगर टी पे मेरे को करंट निकालनी है और अगर मेरे को टी नोट पे करंट पता है, तो अपन ने ऐसे किया था, आई टी इक्वल टू आई टी नोट प्लस 1/L टी नोट टू टी वी डी टी। ये अपन ने कल पढ़ा था। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता है। आई टी, किसी भी टाइम अगर टी नोट पे इंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट मेरे को पता है और किसी टाइम टी पर मेरे को अगर इंडक्टर की करंट फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आई टी इक्वल टू आई टी नोट। अब यहाँ लिमिट हो जाएगी टी नोट टू टी हो जाएगी, इससे टी हो जाएगी वी डी टी हो जाएगी। अब देखो, मैं एक स्पेशल केस ले रहा हूं जिसके अंदर टी की वैल्यू तो पुट कर रहा हूं 0+ और टी नोट की वैल्यू पुट कर रहा हूं 0- पुट कर रहा हूं। कितनी पुट कर रहा हूं, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं 0+, ये कर रहा हूं 0-। 0+ का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 0.00, जितने जीरो आप सोच सकते हो उतने जीरो, कितने भी जीरो लगा दो फिर 1। इसका मतलब होता है 0 से थोड़ा सा बड़ा। मतलब ये अगर आपकी रियल लाइन है, ये 0 है, तो आप मतलब राइट हैंड साइड से 0 की ओर मतलब टेंड कर रहे हो। जैसे आपने लिमिट करते हैं ना राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से, उसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड से 0 के बहुत ही क्लोज हो तो उसको बोला जाता है 0+, और 0- बोला जाता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से 0 के बहुत क्लोज हो तो उसको बोला जाता है 0- बोला जाता है। और अगर राइट हैंड साइड से 0 के पास हो, बहुत क्लोज हो, तो 0+, लेफ्ट हैंड साइड से 0 के पास हो तो 0-। यानी 0- 0- का मतलब क्या होगा, 0 से छोटा होगा। 0+ क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन दोनों क्या होंगे, 0 को टेंड करेंगे। किसको टेंड करेंगे, 0 के बहुत ही क्लोज होंगे। क्या होंगे, एक तो राइट हैंड से और दूसरा लेफ्ट हैंड से। तो मैंने t को ले लिया 0+ और t नोट को ले लिया 0-। अब मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूं, तो देखो आई ऑफ t की जगह रख देता हूँ 0+, t नोट की जगह कितना रखना है 0-। तो कितना हो जाएगा, आई ऑफ 0-
प्लस 1/L। टी नोट की जगह क्या रखना, 0 माइनस, और उसकी जगह 0 प्लस, फिर क्या आ जाएगा। अब मेरे को बताओ इंटीग्रेशन क्या करके देता है। इंटीग्रेशन हमेशा अपन को एरिया अंडर द कर्व देता है। क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। इंडक्टर हमेशा क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। ये क्या है, वी डी टी, यानी वी टी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व 0 माइनस से 0 प्लस की ओर। जैसे मान लो किसी भी इंडक्टर के एक्रॉस मान लो आपको वोल्टेज का ये ग्राफ मिल रहा है, वोल्टेज वर्सेज टाइम का। ये वोल्टेज, ये टाइम, ये मान लो मेरा 0 है। 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 0 माइनस, जस्ट राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 प्लस। और ऐसा कोई मान लो कोई वोल्टेज है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है। और देखो 0 माइनस और 0 प्लस, एक्चुअली में तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर दिखा दिए हैं, लेकिन ये विड्थ आपको पता है विड्थ क्या होगी, ये विड्थ अप्रोक्सीमेटली 10 to 0 ही होगी। 0 प्लस माइनस, ये विड्थ अगर मैं निकालूंगा, W क्या होगा, 0 प्लस माइनस 0 माइनस, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही होता है। अगर आपको कभी भी कुछ भी कह दे, आपको ये कह दे कि आपको पूछे 1 प्लस माइनस 1 माइनस कितना होता है, ये भी 0 होता है। कैसे 0 होता है, देखो 1 प्लस का क्या मतलब होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 1.0000, 1 से थोड़ा सा बड़ा। 1 एंड माइनस का क्या मतलब होगा, देखो 1 माइनस का मतलब होगा 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 से थोड़ा सा छोटा क्या हो जाएगा, 0.9, ये होगा। अगर आप इसके विड्थ निकालोगे 1 प्लस माइनस 1 माइनस, अगर आप केएलसी का यूज करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ये विड्थ ऑलमोस्ट 0.0000 ऐसे करके कुछ आएगी, वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये विड्थ क्या होगी, 10 to 0 होगी। इस विड्थ को मैं अप्रोक्सीमेट क्या कर सकता हूँ, 0 के अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी दुनिया का कोई भी दो पॉइंट है ना, ये आपकी लिमिट में भी बहुत यूज आएगी। कोई भी पॉइंट अगर टी नोट प्लस है, फिर इधर आपको दे दे टी नोट माइनस, ये कितना होगा, तो आप कहोगे डब्ल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 0। डब्ल्यू को अपन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो मेरे को बताओ इसकी है ना विड्थ कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेट तो कितनी हो गई, 0 हो गई। और देखो हाइट, ये क्या बन रहा है अपना, एक रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। ये इतने पास है कि इस वैल्यू को अपन एक है ना कांस्टेंट होगी, अलग अलग नहीं होगी, यानी एक ही तो पॉइंट है। चाहे 0 बोलो, 0 प्लस बोलो, 0 माइनस, एक ही पॉइंट है बिल्कुल। ये तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा दूर दिखाया, लेकिन 0 0 प्लस और 0 माइनस तीनों एक ही पॉइंट है। अगर ये एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा, तो मान लो 0 पे इस ग्राफ की वैल्यू a मिल रही है, तो बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना मिलेगा आपको। आपको पता है इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है a, विड्थ कितनी है w, हाइट कुछ फाइनाइट वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी है, w की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी हो जाएगी, 0। तो ऑलवेज कितना होगा, 0 ही होगा। यानी एरिया मतलब क्या हो गया, अगर मैं पूछूं वी डी टी फ्रॉम 0 प्लस टू 0 माइनस टू 0 प्लस, ये कितना मिलेगा अपन को, 0 भी मिलेगा। किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सिग्नल के लिए वी डी टी 0 माइनस 0 प्लस हमेशा 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर किस दुनिया का कोई भी प्रैक्टिकल सिग्नल है, दुनिया का कोई भी प्रैक्टिकल सिग्नल है, 0 माइनस से 0 प्लस तक अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो हमेशा मेरे को 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, हमेशा 0 ही मिलेगा। ये विड्थ कितनी हो गई, 0। ये एरिया अंडर द कर्व कितना हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये टाइम हो गया। तो देखो वो वी डी टी, इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व वी टी ग्राफ का 0 माइनस टू 0 प्लस, ये मैंने एरिया निकाला। एरिया कितना मिल गया अपन को, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0 होगी। तो इसकी वैल्यू अगर 0 होगी, तो आप मेरे को बताओ ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दुनिया के किसी भी प्रैक्टिकल सिग्नल के लिए वी डी टी 0 माइनस से 0 प्लस हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहां से क्या निकल के आ गया, आई ऑफ 0 प्लस
इक्वल टू आई ऑफ जीरो माइनस किसी, ये तो मैंने t इक्वल टू जीरो ले लिया, आप t की जगह कुछ भी ले सकते हो। तो मेरे को बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब इसके IT ग्राफ में कभी भी डिसकंटिन्यूटी अपेयर नहीं हो सकती है। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे सो सकते हो, चाहे 5 पे सो सकते हो, 5 माइनस इक्वल टू आई 5 प्लस। ये क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, मतलब ये ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। IT ग्राफ, किसी भी इंडक्टर का IT ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा, डिसकंटिन्यूटी कभी नहीं अकर हो सकती है। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो अपन कुछ भी कर सकते हैं। अगर इंडक्टर के अक्रॉस अपन इंपल्स सिग्नल अपेयर कर देते हैं तो इंपल्स सिग्नल की हाइट कितनी होती है, इनफिनिटी होती है। तो अगर वो तो इम्प्रैक्टिकल सिग्नल है, प्रैक्टिकली तो इंपल्स को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्प्रैक्टिकली अपन सोचें तो इंडक्टर के अक्रॉस अगर अपन एक इंपल्स सिग्नल अपेयर कर देते हैं ना, तब इंडक्टर का अक्रॉस सडन चेंज एलो है, पॉसिबल है। मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि मान लो कोई भी इंडक्टर है, उसका मेरे को बताओ आई ऑफ टी क्या होता है, आई ऑफ टी नोट प्लस 1/L टी नोट टू टी वी डी टी होता है। क्या होता है, वी डी टी होता है। मैं कुछ भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, मान लो आई ऑफ 2 प्लस की मैंने टी की जगह एज्यूम कर लिया है 2 प्लस, और टी नोट की जगह एज्यूम कर लिया है 2 माइनस। तो आई ऑफ 2 प्लस हो गया, इधर क्या हो जाएगा, आई ऑफ 2 माइनस प्लस 1/L, यहाँ 2 माइनस 2 प्लस हो गया, वी डी टी हो गया। अब मेरे को बताओ अगर मैं वी टी को ऐसा एज्यूम कर लेता हूं, वी टी को क्या एज्यूम कर देता हूं, डेल ऑफ टी माइनस 2 एज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं किसी इंडक्टर के अक्रॉस एक इंपल्स नेचर का वोल्टेज अपेयर करता हूं एट टी इक्वल टू 2 पे, एट टी इक्वल टू 2 पे किसी भी मतलब इंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक इंपल्स वोल्टेज अप्लाई किया, तो मेरे को बताओ अब क्या वैल्यू हो जाएगी, आई ऑफ 2 प्लस इक्वल टू आई ऑफ 2 माइनस प्लस 1/L 2 माइनस 2 प्लस डेल ऑफ टी माइनस 2 डी टी। तो मेरे को बताओ, आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा किसी भी इंपल्स का एरिया अंडर द कर्व एट टी इक्वल टू 2, लिमिट 2 माइनस से 2 प्लस हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और मैंने इंडक्टेंस की वैल्यू आप एज्यूम कर लो 1 हेनरी है। तो मेरे को बताओ इसकी वैल्यू क्या, इंडक्टेंस की वैल्यू 1, तो ये तो 1 हो गया, और इसकी भी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 ही होती है। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी इंपल्स की। मान लो किसी भी इंपल्स का एरिया अंडर द कर्व निकालना है, टी माइनस टी नोट डी टी, और लिमिट आप अगर टी नोट माइनस से टी नोट प्लस लगाते हो, टी नोट प्लस लगाते हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, इंपल्स की प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे सिग्नल सिस्टम में, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। ये कितना हो गया, 1। तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऑफ आई 2 प्लस इक्वल टू आई ऑफ 2 माइनस प्लस कितना हो गया, 1। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रही है IT ग्राफ। क्या, I2 प्लस इज नॉट इज इक्वल टू आई ऑफ 2 माइनस, तो t इक्वल टू 2 पे क्या अपियर होगी, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी अपियर होगी। क्या अपियर होगी, डिसकंटिन्यूटी। तो इंडक्टर का IT ग्राफ ऑलवेज कंटिन्यूस है, कभी भी किसी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंडक्टर का IT ग्राफ कभी भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है, अब्रप्ट डिसकंटिन्यूटी नहीं आ सकती है। एक केस को छोड़ के, किस केस में, जब इंडक्टर के अक्रॉस अपन इंपल्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उस इंपल्स वोल्टेज जिस इंस्टेंट पे अपन ने इंपल्स अप्लाई की है ना, उस इंस्टेंट पे ही क्या आएगी, डिसकंटिन्यूटी आएगी। और जहां अपन ने इंपल्स अप्लाई नहीं किए, वह हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आपको अगर पूछे कि किसी भी इंडक्टर का IT ग्राफ, कौन सा ग्राफ, I और T के बीच का ग्राफ, IT ग्राफ डिसकंटिन्यूस कब कब हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, जब जब इंडक्टर के अक्रॉस इंपल्स वोल्टेज अपेयर होगा, तब तब
इंडक्टर के आईओटी ग्राफ के अंदर क्या मिलेगी अपन को, डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। क्या मिलेगी, डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। हम आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं इंडक्टर पे, तो वहां जाके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे ना, तो आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप इनको है नोट्स बनाने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। तो आई होप ये 2 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। ये देखो क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी अपने क्या पे, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन द करंट। करंट में सडन चेंज को इंडक्टर कभी भी अलाउ नहीं करता है। थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं आइडियल इंडक्टर, एक पढ़ते हैं प्रैक्टिकल इंडक्टर। कोई भी इंडक्टर हो या मतलब कोई हो, उसका कुछ ना कुछ वाइंडिंग रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। क्या क्या, किसी भी इंडक्टर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस जिसको Rw से लिखते हैं, वो पक्का एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकली वो पक्का वाइंडिंग रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। और वो क्या करेगा, वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमेशा उस इंडक्टर के सीरीज में ही कनेक्ट होगा। क्या होगा, किसी भी इंडक्टर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस उसके सीरीज में ही कंडक्ट होगा। और जब इस वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ओम कर दूंगा मैं, तो उसको बोला जाता है आइडियल इंडक्टर। और आइडियल इंडक्टर को अपन ओनली इससे दिखाते हैं, Rw 0 का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल इंडक्टर का कुछ ना कुछ वाइंडिंग रेजिस्टेंस, एक नॉन जीरो स्मॉल वाइंडिंग रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा जो इसके सीरीज में कनेक्ट होगा। जबकि आइडियल इंडक्टर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। जब एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल इंडक्टर देगा ना, तो वो क्वेश्चन में पक्का लिखेगा, एक प्रैक्टिकल इंडक्टर हैज इंडक्टेंस इक्वल टू 1 हेनरी एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम। तो इसका मतलब होना चाहिए पूरा की पूरी ये है ना, इतना इंडक्टर नहीं है। अब इंडक्टर अपनी ये पूरा इंडक्टर है, क्या ये पूरी की पूरी मतलब कोयल का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये मान लो एक कोयल है, ऐसे आपको एक कोयल दे दी, और इसके मतलब साइड में ऐसे लिख दे 1 हेनरी और 1 ओम, तो इसका मतलब आपको 1 ओम अलग से लिखना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये है। आप वाइंडिंग रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे। तो आइडियल इंडक्टर का मतलब है खासियत की क्या होती है, ये जितनी पावर सर्किट से एब्जॉर्ब करेगा ना, वो पूरी की पूरी अपने अंदर स्टोर करके रख देगा। क्या कर देगा, जितनी एब्जॉर्ब की पूरी स्टोर कर देगा। जबकि एक प्रैक्टिकल इंडक्टर क्या करेगा, इस इंडक्टेंस नेचर के कारण कुछ पावर स्टोर करेगा, और इस रेजिस्टेंस नेचर के कारण कुछ पावर हीट के फॉर्म में क्या करेगा, डिसिपेटेड करेगा। तो ये जितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा सर्किट से, उसका कुछ पोर्शन तो अपने अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। इंडक्टेंस नेचर के कारण, रेजिस्टेंस नेचर के कारण कुछ पावर को हीट के फॉर्म में क्या कर देगा, डिसिपेटेड कर देगा। क्या कर देगा, इसको बोला जाता है आइडियल इंडक्टर, इसको बोला जाता है प्रैक्टिकल इंडक्टर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसके लिए अपन क्वेश्चन अलग से करेंगे। अपन का एक सेक्शन रहेगा पूरा, इंडक्टर पे क्वेश्चन लाएंगे, कैपेसिटर पे लाएंगे, रजिस्टर पे लाएंगे, बहुत ही अच्छे से गेट से भी अलग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे अपन। तो अपन को ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो इंडक्टर के आपको मतलब दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, फॉर डीसी सोर्सेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इंडक्टर एक्ट्स एज एन शॉर्ट सर्किट। सेकंड पढ़ी थी, इंडक्टर कभी भी करंट में सडन चेंज को अलाउ नहीं करती है। थर्ड अपन ने पढ़ा है आइडियल और प्रैक्टिकल इंडक्टर। आई होप ये इंडक्टर की तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। तो थैंक यू सो मच।